we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. विदेश नीति के मोर्चे पर यूनुस और उनकी टीम सत्ता में बने रहने के लिए बांग्लादेश को चीनी और अमेरिकी हितों के बीच बड़े भू राजनीतिक टकराव का मंच बनाने में लगी हुई है। जब यूनुस को सत्ता मिली तब यही आम धारणा बनी थी कि अमेरिका की शय पर ऐसा संभव हुआ है। यूनुस उस वक्त अमेरिका की डेमोक्रेट सरकार के चहेते समझे जाते थे और अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल कनेक्शन में अपनी पैठ के बल पर उन्होंने जो बाइडेन की डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध चुनाव में आर्थिक सहायता भी की थी। तो क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, समझते हैं इस खास पेशकश में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। यूनुस के उस वक्त जो बाइडेन की डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चुनाव में आर्थिक सहायता करने से ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से नाराजगी भी जताई थी। जब ट्रंप सत्ता में लौटे तो यूनुस ने खुद को नजरअंदाज किया हुआ भी महसूस किया। भारत से तो वो पहले ही तनातनी बढ़ा चुके थे। हालात भांपकर अपनी सत्ता कायम रखने के लिए यूनुस ने चीन का सहारा लिया और बांग्लादेश के इतिहास में वे पहले राष्ट्र प्रमुख बने जिसने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को ना चुनकर चीन को चुना। चीन दौरे पर यूनुस ने वो सब कहा जिसने चीन को खुश कर दिया और भारत जिससे असुरक्षित महसूस करे। उन्होंने इशारों में यहाँ तक कह दिया कि बांग्लादेश इस स्थिति में है कि उत्तर पूर्वी भारत का संपर्क बाकी भारत से काट सकता है और इस क्षेत्र में वे समुद्र का अकेला पहरेदार है। उनका इशारा संवेदनशील चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर था। ये इलाका उत्तर पूर्वी भारत को दूसरी तरफ से जोड़ती है। इस कॉरिडोर के उत्तर में चीन ने बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती कर रखी है। यूनुस चीन को ये संदेश देकर भी आए कि भारत चीन सैन्य टकराव की स्थिति में बांग्लादेश उसकी सहायता करने को तैयार है। और इसके बाद खबरें आई कि बांग्लादेश और चीन सिलीगुड़ी कॉरिडोर के 100 किलोमीटर साउथ में स्थित एक सामरिक वायु सैनिक अड्डे का जीर्णोद्धार करने जा रहे हैं। इस पर भारतीय सेना ने बांग्लादेश को कड़ा संदेश देने के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास तिस्ता प्रहार नाम से एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया। चीन के प्रति झुकाव दिखाने के पीछे यूनुस का एक उद्देश्य ये भी था कि अमेरिका उनकी सुध ले। कुछ ही समय के बाद ऐसा हुआ भी। अमेरिका ने बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उर जमा से जवाब लिया। उसी दौरान ऐसी भी खबर सामने आई कि यूनुस सरकार ने अमेरिका को म्यांमार के रखाइन प्रांत तक बांग्लादेश की जमीन पर एक कॉरिडोर बनाने की अनुमति दी है ताकि म्यांमार की चीन समर्थक सैन्य सरकार के विरुद्ध अराकान आर्मी और कचिन कुकी हथियारबंद गुटों को लगातार सहायता पहुंचाई जा सके। इसका उद्देश्य चीन और म्यांमार की सैन्य सरकार का प्रभाव बंगाल की खाड़ी से लगने वाले क्षेत्रों से समाप्त करना माना गया। इसके लिए कॉक्स बाजार के हवाई अड्डे पर एक ड्रोन बेस बनाए जाने की चर्चा भी तेजी से होने लगी। इसे लेकर बांग्लादेश में रणनीतिक चिंताएं बढ़ गई क्योंकि अराकान आर्मी बौद्ध गुट के हैं और चटगांव क्षेत्र के चकमा बौद्ध उसके साथ जा सकते हैं क्योंकि बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथी उन पर अत्याचार करते आए हैं। आखिरकार जनरल वकार को ये संकेत देना पड़ा कि ऐसा कोई कॉरिडोर बनने नहीं जा रहा है। देश निकाला के बाद से भारत में रह रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का कहना है कि यूनुस ने देश को अमेरिका के हाथों बेच दिया। अब जनरल वकार की स्थिति पेचीदा हो चुकी है। अगले महीने उन्हें बीजिंग जाना है जहां उनसे पूछा जा सकता है कि वो चीन के साथ हैं या फिर अमेरिका के साथ। ये सब भारत के साथ पहले से बने हुए भू राजनीतिक रिश्तों को तोड़कर चीन और अमेरिका के बीच खेले जा रहे खेल में दोहरी चाल चलने की यूनुस की नीति का ही नतीजा माना जा रहा है। फिलहाल इस पर जनरल वकार का रुख अभी क्लियर नहीं है। उन्होंने यूनुस पर दबाव बनाना शुरू किया है कि इसी साल दिसंबर तक चुनाव कराए जाए। यूनुस इसके लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर
ज्यादा दबाव बनाया गया तो वो इस्तीफा दे देंगे। पता नहीं दोनों के बीच कितने मतभेद हैं, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जनरल वकार अपने लिए कोई अवसर जरूर देख रहे हैं। शेख हसीना का बांग्लादेश आना फिलहाल तो संभव नहीं दिख रहा और साथ ही विपक्षी नेता खालिदा जिया काफी बूढ़ी हो चुकी हैं और बीमार भी हैं। आपको बता दें कि यूनुस बील लगभग 85 साल के हैं और अपनी सरकार की सलामती के लिए सेना पर ही निर्भर हैं। क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद बांग्लादेश में दशकों सैन्य शासन रहा, इसलिए संभव है कि सेना ही देर सवेर देश की कमान संभाल सकता है। इस अस्थिर दौर में बांग्लादेश के पाकिस्तान समर्थक कट्टरपंथियों और कट्टर इस्लामिक ताकतों को मजबूत होने का पूरा मौका मिल रहा है। वे महिलाओं को अधिकार देने का खुलकर विरोध जता रहे हैं। इसके अलावा कुछ जिहादी गुट भारत को धमकाने में लगे हुए हैं। भारत को पाकिस्तान के साथ ही बांग्लादेश से भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि जैसे पहलगांव हमले से पहले हमास आतंकी पाकिस्तान गए थे, वैसे ही बांग्लादेश में हमास और अलकायदा जैसे आतंकी गुट सक्रिय हैं। 2016 में ढाका के एक कैफे में आतंकियों ने लोगों को उनका मजहब पूछकर मारा था। मारे जाने वालों में एक भारतीय लड़की समेत अधिकतर विदेशी थे। पिछले कुछ समय से तुर्की के एक एनजीओ समर्थित इस्लामिक कट्टरपंथी ग्रेटर बांग्लादेश का प्रचार भी कर रहे हैं, जिसके नक्शे में बंगाल, ओडिशा दिखाए गए हैं। इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं से मात खाने और प्रधानमंत्री मोदी के ये स्पष्ट करने के बाद कि भारत पाकिस्तान समर्थित आतंकी हमला सहन नहीं करेगा, पाकिस्तान बांग्लादेश को मोहरा बनाने की कोशिश जरूर करेगा। आईएसआई भारत पर अगला आतंकी हमला कराने के लिए बांग्लादेशी या रोहिंग्या इस्लामिक गुटों का उपयोग भी कर सकता है, ताकि अपना पल्ला झाड़ा जा सके। तो ये है बांग्लादेश और पाकिस्तान की पकती हुई खिचड़ी। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।